नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको तमाम खबरों के साथ साथ देश भर की मंडियों का अपडेट लेकर आते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। दीपेंद्र शाह हैं Stevent.com से, रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटी से, बिटूपन मजूमदार हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, और साथ ही आज प्याज वाली खबर पर, प्याज पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी है उस पर बात करने के लिए जयदत्त होलकर साहब भी होंगे और अशोक कुमार कौशिक भी होंगे, जो अध्यक्ष है आजादपुर टमाटर एसोसिएशन की। लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो हमने पिछले हफ्ते चलाई थी कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है और महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद सरकार हरकत में आई है। पहले वो रिपोर्ट आप देख लें। टमाटर की बात करें तो 100 रुपए के आसपास, हालांकि नरमी के बाद ये भाव दिख रहे हैं। भाव 200 रुपए के ऊपर भी गए हुए थे, लेकिन अभी भी अप्रैल के अगर लोअर लेवल से आप देखें तो 400% की ज्यादा की महंगाई टमाटर में दिख रही है। परवल की महंगाई 70% पिछले 4 महीने में। गोभी, लौकी भी के भाव भी करीब करीब 2 गुने हो गए हैं। ये तो सीजनल इफेक्ट हो गया, और कहीं ना कहीं जब आरबीआई की जब पॉलिसी आई तो उसका अंदाजा था कि ये दरें महंगाई बढ़ के आएगी। सीपीआई महंगाई में वो रिफ्लेक्ट भी हुआ, वो हमने देखा 7.5% के आसपास सीपीआई महंगाई पहुंच गई। और उसकी वजह ये है कि जो अनसीजनल रेन हुए हैं, बारिश कई जगहों पर बहुत ज़्यादा हुई है, कई जगह पर सूखे की स्थिति है। तो महंगाई पर हमारी रिपोर्ट के बाद से लगातार सरकार और हरकत में आ गई। सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है ताकि महंगाई को काबू में रखा जा सके। चलिए सबसे पहले इस पर बात करेंगे अनियन पे, क्योंकि प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी अब लग गई है। दिसंबर तक लगाने का फैसला किया गया है। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जयदत्त होलकर साहब हैं, डायरेक्टर है लासलगांव एपीएमसी के। शुक्रिया जयदत्त साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, क्या लग रहा है आपको, इस जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है ये सही समय था? नहीं, ये तो कोई सही समय नहीं था। प्याज के जहाँ दाम अगर आप देखेंगे, अभी अपनी रिपोर्ट भी दिखाई, उस रिपोर्ट में कहीं भी प्याज का कहीं भी यहाँ पे आया नहीं कि प्याज के दाम बढ़े हुए। लगभग 15 या 20 रुपए किलो यहाँ पे दाम प्याज को मिल रहे थे, और इस समय इस तरह का कुछ ड्यूटी लगाना है, ये बहुत ही गलत बात थी। अभी केंद्र शासन के पास नाफेड की ओर से 3 लाख मीट्रिक टन कांदा भी उन्होंने परचेस किया है, वो पहले मंडी में लाना चाहिए था, और बहुत सारे बातें थी। अगर वो किया होता तो अच्छा रहता था। ये डायरेक्ट ये डिसीजन लेने की वजह से किसानों में काफी असंतोष निर्माण हुआ है। यहाँ के सब नासिक जिले की जो प्याज की जो मंडी है, ये आज पूरे दिन यहाँ पे बंद रहने वाली है, इससे भी नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीजें केंद्र शासन ने देखनी चाहिए कि प्याज के दाम कुछ बढ़े ही नहीं थे। 15 या 20 रुपए किलो ये आम रेट है, और ये रेट तो मिलना ही चाहिए किसानों को। तो ये डिसीजन क्यों लिया गया है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होलकर साहब, अब एक मेरा सवाल ये होगा, प्याज मंडियों में जो बेच रहे हैं किसान, वो किस भाव पे अभी फिलहाल बेच रहे हैं मंडियों में? मंडियों में जो प्याज का दाम मिल रहा है 15 या 20 रुपए किलो, ये दाम यहाँ पे मिल रहा है। लासलगांव मंडी हो या पिंपलगांव मंडी हो, या पूरी नासिक जिले की जो मंडी है, 15 या 20 रुपए किलो से ज्यादा दाम यहाँ पे नहीं मिल रहे किसानों को। कि आगे आपको क्या लग रहा है, क्या दाम आगे बढ़ सकते थे? इस वजह से एहतियात के तौर पे सरकार ने यह फैसला लिया है, क्योंकि सीजनल अगर हिस्टोरिकली भी आप देखें तो अगस्त सितंबर के महीने में नई फसल आने से पहले दाम बढ़ते हैं, तो वो सरकार को कहीं चिंता लग रही होगी कि इस वजह से। आप क्या देखते हैं इस पर? नहीं, सिर्फ किसानों के बारे में क्यों ऐसा सोचा जा रहा है? बाकी बहुत सारी चीजें जिसमें के दाम बढ़ चुके हैं, वो उसको कंट्रोल करना चाहिए। प्याज के दाम अगर 5-6 साल के बाद कभी थोड़े बार बढ़ने भी आशंका हो तो बढ़ देना चाहिए। ये एक बात यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे बारिश एक तो कम हुआ है, और नया जो क्रॉप है ये शायद लेट हो जा सकता है, और जो पुराना प्याज है वो खत्म हो जाएगा। ये डर शायद केंद्र शासन की ओर को या उनको जानकारी इस तरह की हो सकती है, और इस वजह से शायद उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि क्या, ऐसा यहाँ पे लग रहा है किसानों को। सर, नई फसल आने में कितना वक्त है? कब तक नई फसल आ जाएगी, जो लेट खरीफ बुआई जो होती है वो? जी हाँ, अभी कैसा है यहाँ पे बारिश तो कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र में, अगर उत्तर महाराष्ट्र की अगर बात करें तो जहाँ पे प्याज ज्यादा तौर से लिया जाता है, यहाँ पे थोड़ा बारिश कम होने की वजह से शायद लेट हो सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन जो पुराना प्याज है जो अभी किसान बेच रहा है, ये भारी मात्रा में किसानों ने अपने गोडाउन में रखा हुआ है। प्याज कहीं कमी आ सकती है, ऐसी सिचुएशन तो यहाँ पर नहीं है। प्याज भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, और धीरे धीरे वो मंडी में आ भी रहा है। तो ये सारी चीजें करने की अभी जरूरत नहीं थी, ऐसा यहाँ पे लग रहा है किसानों को। हमारे साथ अशोक कौशिक साहब भी हैं, अध्यक्ष है आजादपुर टमाटर एसोसिएशन के। शुक्रिया अशोक जी, आपने वक्त दिया हमें। सर,
टमाटर के दाम तेजी से कम हुए हैं। पिछले हफ्ते 100 रुपए के ऊपर जो औसत रिटेल भाव थे, जो कंज्यूमर मिनिस्ट्री के साइट पे भी दिख रहा था, वो उनकी ही साइट पे अब 85 रुपए के नीचे दिख रहा है। रिटेल में तो कई सारे ऐसे भी शहर हैं जहां पर 60 से 75 रुपए तक दाम आ गए हैं। आप लोगों के मंडियों का क्या हाल है सर टमाटर को लेकर? सर नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा सर टमाटर में बहुत ज्यादा गिरावट हुई है। आज हमारी मंडी में थोक का भाव टमाटर का 30 रुपए से लेकर 40 रुपए तक का टमाटर हुआ है और दिन से दिन गिरता ही जा रहा है इस टाइम हमारे। मतलब किस तरह की है सर? 40 रुपए तो सरकार भी बेच रही है वहां पर शहरों में, जो अपनी एजेंसी के जरिए। अराइवल्स किस तरह की है? सरकार को सोचना चाहिए ना सर। अभी हमारी आवक बढ़ गई है, थोड़ी आवक बढ़ी तो किसानों का थोड़ा पैसा बन गया, तो सरकार ने बाहर से माल मंगाना शुरू कर दिया। सरकार ने सोचा नहीं ना, ये कभी कभी तो टाइम मिलता है किसान को जो पैसा मिलता है। सरकार ने बाहर से नेपाल से टमाटर मंगवाना क्या जरूरी है सरकार को? टमाटर पहले अपने इंडिया का जो किसान को बचाए ना सरकार ने कंज्यूमरों से बाहर से टमाटर मंगाना शुरू कर दिया। अभी टमाटर की हालत ये हो जाएगी कि टमाटर को कोई उठाने वाला नहीं होगा, फिर सरकार नहीं आएगी बीच में। ओके, तो बिल्कुल आपकी बात भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि जिस तरह से किसानों की भी कमाई होनी चाहिए, जैसा जयदत्त होलकर साहब भी कह रहे थे। लेकिन कई किसानों से बात हो रही थी पिछले हफ्ते जब दाम ज्यादा दिख रहे थे, उस दौरान कह रहे थे कि वो मिडिल मैन कमा रहे हैं, वो तो अभी भी कम भाव में ही बेच रहे हैं। इस तरह की भी स्थिति होती है। अशोक जी क्या कहेंगे इस पर? सर मैं कह रहा हूँ कि बहुत हालत खराब हो जाती है टमाटर का। क्या अभी जो टमाटर की गाड़ी किसानों से भरवाई है, बिल्टी में जो हमारा माल भरता है 8-8 लाख रुपए गाड़ी में घट जाते हैं आरसीओ को भी, और किसान को फायदा मिल रहा था। थोड़ा बहुत टाइम होता है, कभी कभी साल 2-4 साल में मिलता है ये। और ये अभी खानते भी इस पे वो लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है, ये सब्जी का काम है। ये पहली सेल आइटम है जो ऊपर नीचे हो जाती है, धीरे धीरे डाउन आ जाएगा, काफी डाउन आ जाएगा। कि जयदत्त साहब और अशोक जी, आप दोनों, मैं जानता हूं जो कंसर्न आप कर रहे हैं बिल्कुल जायज है, किसानों को तो पैसा मिलना ही चाहिए। लेकिन जो मिडिल मैन है उनकी दलील ये है कि मिडिल मैन खा रहे हैं। अभी भी जब महंगाई इतनी ज्यादा थी टमाटर की, तभी भी उनको 20-25 रुपए मिल रहे थे, ऐसा किसानों का कहना था। कई सारे ऐसे किसान थे कि उनसे गाँव से, छोटे छोटे गाँव से बहुत कम भाव पर उठा के मिडिल मैन ले रहे हैं और शहरों में दाम ज्यादा दिख रहे हैं। सर बाकी सब्जियों का क्या हाल है अशोक जी? क्योंकि आप मंडी में बैठते हैं, आपको आइडिया होगा। क्या उनकी सप्लाई चेन की स्थिति सुधरी है? वहां पर दाम कुछ कम हो रहे हैं क्या? एक मिनट दोबारा क्या कर रहे हैं सर? बाकी सब्जियों के दाम कम हो रहे हैं क्या? सब्जियों के थोड़े थोड़े दाम सबके ही हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं सर, क्योंकि बरसात जो हुई है ना, एकदम फसल खराब हो गई है। जो आसपास की दिल्ली की हमारे क्षेत्र की फसल थी, काफी फसल खराब हो गई है। सब्जियों के दाम भी कोई ज्यादा नहीं है, इतने ऊपर नीचे। इनसे महंगी आइटम तो बहुत चीज है जो अपनी मार्केट में आती है, उसके ऊपर कोई उछाल नहीं। ये टमाटर हुआ, ये जो रोजमर्रा की रोज जरूरतमंद है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा उछाल करते हैं। सेब है और फ्रूट है, वो भी 200 से 250 रुपए किलो तक का बिक जाता है। तो कुछ चीज ऐसी है कि मार्केट में टमाटर से भी महंगी है और उस पर नहीं कोई ध्यान देता। तो ये ऐसा नहीं है, मिडिल किसान जो है उनको भी पैसा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। जो छोटे किसान है उनको भी पैसा मिलता है, जो बीच का टमाटर उठाता है वो बड़ा नुकसान खाता है, उसका कोई नहीं देखता। बिल्कुल नहीं, जो किसानों की जो शिकायतें आ रही थी वो आपके सामने मैंने रखा। आपने जो बात कही उसके सामने मैंने किसानों का पक्ष आपके सामने रखा। जयदत्त साहब, अब आपसे मेरा सवाल होगा, आप डायरेक्टर है, पूरे एपीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर बाकी सब्जियों का क्या हाल है उस लासल गांव के आसपास? सब्जियों का हमारे यहाँ तो ठीक ही है कि कोई ज्यादा वो नहीं है। उस सर सप्लाई की स्थिति कैसी है वहां पर? क्या दाम पिछले हफ्ते के मुकाबले कुछ नरमी आई है क्या? कुछ गिरावट में है, कुछ गिरावट में पहले। ओके, शुक्रिया जयदत्त होलकर साहब आपका, अशोक कौशिक साहब आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और महंगाई पर अपनी राय रखी कि दाम धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन इस बीच में आप लोगों ने एक अच्छी बात यह भी कही कि किसानों को भी इस दाम मिलने चाहिए। लेकिन किसानों की भी दलील ये है कि जब दाम मिलने के वक्त आता है तो उनको नहीं मिलता, मिडिल मैन कमा लेते हैं। छोटे छोटे इलाकों से, छोटे गांवों से जो मिडिल मैन है वो उठाकर माल लेकर जाते हैं सस्ते में, और शहरों में फिर महंगाई दिखती है। उसके बाद सरकार का फैसला इस तरह का आता है। चलिए, महंगाई के बाद अब वापस से कमोडिटी मार्केट का रुख करते हैं। नॉन एग्री मार्केट से शुरुआत करेंगे। गोल्ड और सिल्वर्स में, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आज ठीक ठाक तेजी दिख रही है। 58,500 के आसपास सोना है, चांदी 70,500 के ऊपर। दीपेन जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए आज की तेजी में? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, काफी प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा था पिछले हफ्ते, तो थोड़ा कंसल्टेशन है, लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि थोड़ा और गिरावट का दौर जारी रह सकता है इस बाउंस बैक के बाद। तो अगर आप शॉर्ट सेलिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं तो थोड़े बाउंस में आप सेल कर सकते हैं।
और अदरवाइज आप अगर आप बायर्स ही हैं तो वेट कीजिए, थोड़े और नीचे के लेवल्स आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही बाइंग करने के लिए मिल जाएंगे। ओके बिटूपन, आप कहाँ पे चांदी खरीदना पसंद करेंगे अगर आज की तेजी में अगर आपको खरीदना है? जैसे दीपेन कह रहे थे, या तो ऊपर में शॉर्ट के मौके आप ढूंढे या लोअर लेवल पे वेट करें खरीदारी का। आप क्या करेंगे चांदी में? देखिए एक्चुअली जो सेलिंग आया था मार्केट में, वो सेलिंग मुझे लग रहा है थोड़ा सा भी थम जाएगा, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स का रैली हुआ और जिस तरह से एशियन मार्केट्स का वीकनेस था ब्रॉडली, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स में एक रैली था, वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा थम सकता है। यूएस का क्रिटिकल जैक्सन होल की मीटिंग भी अभी इस वीकेंड में है में, तो लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट बाजार जो भी है थोड़ा स्टेबलाइज कर सकता है। और सिल्वर में थोड़ा इन्वर्टेड हैमर जैसा एक शेप है और ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैं प्रीफर करूंगा सिल्वर 70,000 के आसपास बाय करने के लिए, और मेरा इमीडिएट टारगेट रहेगा 71,000 के आसपास। 71,000 एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर वो ब्रेकआउट कर लेता है तो टारगेट एक्सटेंड हो सकता है 71,700 टू 600, और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 69,500। लेकिन मैं वही मान के चल रहा हूँ, जो चार्ट मुझे दिखा रहा है कि वीकनेस ब्रॉडली है, लेकिन एक दो दिन के लिए मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा पुल बैक देने के लिए कोशिश करेगा। ओके रविंद्र जी, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर में आज? वेल मेरे हिसाब से हमने अभी एक थोड़ा सेलिंग देखा है मॉर्निंग के सेशन में। मार्केट्स अच्छा खासा ऊपर खुला था नाउ, मेनली बिकॉज चाइना ने आज रेट कट किया है, तो उस वजह से मॉर्निंग का जो सेशन था उसमें हमने सारी कमोडिटीज में एक अप मूव देखा था, लेकिन अभी थोड़ा सा करेक्टिव मूव आ रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से इंट्राडे ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही है। अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में 70,100 से लेकर 70,000 का एक सपोर्ट है। गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में भी लोअर लेवल्स पे हम अच्छा खासा सपोर्ट देख सकते हैं। डॉलर इंडेक्स में 103.60 का एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, जब तक कि वो ब्रीच नहीं करता तब तक मेरे हिसाब से डॉलर इंडेक्स में एक सस्टेन्ड अप मूव थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। प्लस जो चाइना का रेट कट हुआ है उसके वजह से डॉलर में थोड़ी बहुत नरमी आ सकती है। लेकिन इस वीक में काफी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज है, और जैक्सन होल का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसमें सारे सेंट्रल बैंकर्स बात करेंगे। जेरोम पॉवेल जो फेड चेयर है, उनका स्पीच अगस्त 25 को है। उसके लिए आई थिंक मार्केट थोड़ा सा वेट करेगा टू चेक कि उनका स्टांस क्या है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रही है पूरे वीक में, लेकिन इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आई थिंक सिल्वर में 70,000 से 70,100 का सपोर्ट है, वहां से एक बाइंग आनी चाहिए। और गोल्ड में भी मेरे हिसाब से अराउंड 58,200 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां से एक बार बाइंग आनी चाहिए। गोल्ड में 58,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर और अपसाइड आ सकता है टुवर्ड्स 58,700 800। अदरवाइज आई थिंक 58,400 500 पे रेजिस्टेंस ले सकता है। ओके बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में फिर से तेजी शुरू हो रही है। हालांकि पिछले हफ्ते में दबाव दिखा था, लेकिन आज फिर से $85 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। ठीक ठाक तेजी यहाँ पर दिख रही है। एमसीएक्स क्रूड की अगर बात करें तो ये 6,750 रुपए के ऊपर है। बिटकॉइन क्या करना चाहिए कच्चे तेल में 6,750 पे? ट्रेडिंग रणनीति बताएं। देखिए क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है कि बाइंग थोड़ा मोमेंटम होगा। जो मेरा पूरे कमोडिटीज कॉम्प्लेक्स में मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम होगा, जो आज इक्विटीज में भी सेम ही सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में लग रहा है कि थोड़ा करेक्ट करके स्टेबलाइज होगा। और जो क्रूड ऑयल का सप्लाई इश्यूज है उसके कारण वो पॉजिटिव ट्रिगर है। डिमांड वाला जो इशू है अभी फिलहाल के लिए वो ज्यादा फैक्टर नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव साइड में देखना है आज के लिए सिर्फ अगर देखते हैं तो। और चार्ट में भी एक डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन दिख रहा है, तो वो 6700 के आसपास एक बाइंग बन सकता है। 6820 6850 तक मार्केट जा सकता है। 6640 के नीचे स्टॉप लॉस, तो ये मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप के। ओके बाय ऑन डिप्स की सलाह 6,830 के टारगेट के लिए। दीपेन जी, आपकी कॉल क्या है क्रूड में आज? देखिए ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, लेकिन क्योंकि 6,800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हम थोड़ा ऑप्शंस में बाइंग करने की सलाह देंगे ताकि आपको थोड़ा डीपर स्टॉप लॉस अफोर्डेबल हो जाता है। स्टॉप लॉस 6,600 का ही रहेगा, लेकिन कॉल्स के जरिए ट्रेड करेंगे तो काफी बेटर होगा, बिकॉज उसमें डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको डीपर स्टॉप लॉस मिलेगा, आपका लॉस का पॉइंट्स काफी कम हो जाता है, स्टॉप लॉस का पॉइंट्स। और अगर 6,800 के ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो आई थिंक यहाँ से आपको 150-200 पॉइंट की तेजी भी देखने मिल सकती है। ओके रविंद्र जी, आप क्या सलाह देंगे? 6,800 के आसपास क्रूड का भाव है, क्या करें इन लेवल्स पे? विश्वमोहन जी, जैसे मैंने बताया कि चाइना का जो स्टोरी आया आज मॉर्निंग में इंटरेस्ट रेट कट का, आई थिंक वो सपोर्ट कर गया है क्रूड को। मॉर्निंग से ही क्रूड अराउंड 1% के आसपास पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है।
हमें लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा इसमें, क्योंकि सप्लाई टाइटनेस भी है, तो पॉसिबल है कि 6,870-75 तक एक बार प्राइसेस आए, लेकिन थोड़ा सा करेक्टिव मूव पे बाय करना चाहिए। 6,750-760 का एक अच्छा लेवल होगा। 6,675 का टॉप आउट मेंटेन कर सकते हैं और अपसाइड 6,675 तक ले सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल व्यू देखें तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये अभी कंसोलिडेट करेगा बिटवीन $79 टू $84, क्योंकि 85 का एक अच्छा रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने और वहां से हमने करेक्शन देखा है। तो जब तक कि $79 होल्ड है, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म व्यू वुड बी कंसोलिडेटिव। 79 के नीचे अगर फिसलता है तो फिर ये करेक्शन डीपन हो सकता है टुवर्ड्स $77। ओके, क्रूड के बाद एनजी की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस में आज तेजी दिख रही है। रविंद्र जी, क्या करना चाहिए? एनजी में आज 1.5% ऊपर है, 216 रुपए के ऊपर। तो नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से 220-222 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। नेचुरल गैस भी मॉर्निंग से आज पॉजिटिव है। इसमें अभी 210 के आसपास, 210 से 211 के आसपास सपोर्ट है, जो कि एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 213-50 तक आता है तो एक बाइंग जोन है इसमें, और अपसाइड जो है वो मैं देख रहा हूँ अराउंड 219, उसके बाद 220। ओके, बिटूपन, बेस मेटल्स में आप बताइए, आज आपकी टॉपिक क्या होंगी, क्या खरीदेंगे आज? देखिए, बेस मेटल में सेम सिनेरियो है, मैं बाइंग पे जाना चाहूंगा, लेकिन मैं प्रीफर्ड बेट रहूंगा कॉपर में। कॉपर में सेलिंग आया है, वो नहीं बोलूंगा कि नहीं आया, लेकिन 718 719 का जो रेंज था वहां से मार्केट ने काफी हद तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है। तो मोमेंटम मेरे हिसाब से पॉजिटिव पे रहना चाहिए, और 724-25 का थोड़ा सा इंट्राडे बेस है, वहां पे कोई भी डिप्स आता है तो बाय कीजिएगा। 730 टू 731 वाला जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस मार्क है, वहां पे प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। 721 के नीचे स्टॉप लॉस लेके आज मेरे हिसाब से कोई डिप्स आता है तो कॉपर में बाय करना है। और बाकी जिंक में भी है पुल बैक, लेकिन थोड़ा वीकर काउंटर है जिंक। हाँ, पुल बैक ले सकता है, नहीं बोलूंगा कि नहीं लेगा, लेकिन मेरा मेरा फुल फोकस रहेगा बेस मेटल पे ऑन कॉपर के भी। कॉपर खरीदारी की सलाह 731 रुपए के टारगेट के लिए। बिटकॉइन की कॉल बेस मेटल्स में है। दीपेन जी, आपकी टॉपिक क्या होगी आज बेस मेटल्स में? देखिए, चाइना की तरफ से जो रेट कट आया है उसके हिसाब से बेस मेटल्स को काफी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। हम देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तो हमारी टॉपिक जिंक में रहेगी, सिंपली बिकॉज आपको जिंक के मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल है, तो वाइडर पार्टिसिपेशन मिल सकता है। रिटेल निवेशक भी कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज कॉपर का कॉन्ट्रैक्ट काफी बड़ा है, तो जिंक है उसमें आप मिनी में भी ट्राई कर सकते हैं। तो आपके स्टॉप लॉसेस के रेंज में आप बाइंग करके चल सकते हैं जिंक को विद स्टिक स्टॉप लॉस ऑफ 213। मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी जब भी इवनिंग सेशन होगा, बट आई थिंक बाइंग ऑन द जिंक में आप कर सकते हैं। खरीदारी की सलाह जिंक मिनी के साथ भी आप जा सकते हैं। दीपेन जी की ऐसी सलाह है। रविंद्र जी, आप कोई एक काउंटर अगर चुनना हो बेस मेटल्स में तो आज कहाँ दाव लगाएंगे? मेरे हिसाब से जिंक और कॉपर दोनों ही पॉजिटिव लग रहा है। दोनों में एक बहुत ही अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, लेकिन ये जो मेरा व्यू है थोड़ा शॉर्ट टर्म है। कॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न है, मुझे लगता है कि 740-742 तक के लेवल्स हमें कॉपर में दिख सकता है। इसका जो पैटर्न का लो है वो अराउंड 718 है, उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो कॉपर वुड बी द प्रेफर्ड बेट। सेकंड वुड बी जिंक। जिंक में एक इन नेक कैंडल फॉर्मेशन बना है, जिसका जो लो है वो अराउंड 207.8 के आसपास है, उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अपसाइड हमें लगता है कि फिर से एक बार इसमें हम 214-215 तक के लेवल देख सकते हैं। बट मेरा प्रिफर्ड बेट जो है वो कॉपर रहेगा। डिप्स में बाई कीजिए फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 738-740 का। ओके, चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में मसालों की जो शुरुआती तेजी थी वो गायब हो गई है। जीरा 59,200, धनिया अब 7,400 के नीचे है, 7,400 के करीब ही है, दायरे में ही है। हल्दी में अब कमजोरी बढ़ी है, 16,200 के नीचे है, 1.25% कमजोर है। दीपेन जी, क्या करना चाहिए मसालों में? ओवरऑल व्यू आपका? देखिए, मसालों में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज एक टावर जैसी रॉकेट टाइप राइज हमें देखने मिली है, तो जनरली ऐसी प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं होती, ऐसी राइज सस्टेनेबल नहीं है। तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद हमें अच्छा खासा कंसल्टेशन देखने मिल सकता है टाइम वाइज, और उसके बाद हम नई तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर जीरा की बात करेंगे तो एक्सपेक्टेड यही है कि 57,200-300 के लेवल्स आपको नीचे में देखने मिल सकते हैं। हल्दी की बात करेंगे तो 14,500 के आसपास के लेवल्स आ सकते हैं। धनिया क्योंकि इतना बड़ा नहीं है तो 6,800 के आसपास का सपोर्ट है, तो अभी इन लेवल्स पे हमारी कोई भी बाइंग की सलाह मसाला पैक में नहीं रहेगी। ग्वार में रविंद्र जी क्या करना चाहिए आज? ग्वार भी दायरे में है, 13,000 के ऊपर ग्वारगम है, ग्वार सीड का वायदा 6,300 के आसपास। दोनों ही काउंटर में क्या करें, छोटा जवाब दीजिएगा। मेरे हिसाब से दोनों ही रेजिस्टेंस पे है। मुझे लगता है कि ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। ग्वारगम में 13,550 का एक रेजिस्टेंस है,
और गुआर सीड की बात करें तो गुआर सीड काफी क्लोज है, 6,300 के आसपास रेजिस्टेंस है। मेरे हिसाब से जब तक ये निकलता नहीं तब तक बाइंग नहीं करना चाहिए, एक करेक्शन के लिए वेट कीजिए या फिर मेरे हिसाब से ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। ओके, अब कॉटन केक की बात कर लेते हैं। कॉटन केक में बिकवाली अब ज़्यादा दिख रही है, 3% से ज़्यादा टूट चुका है मार्केट। क्या करना चाहिए दीपेन जी? 3.25% नीचे है, 2,650 के नीचे सितंबर का वायदा कॉटन सीड ऑयल केक का, क्या करें लेवल पर? थोड़ा अवॉइड कीजिए, बिकॉज हमने देखा है कि काफी अच्छा राइज आ चुका है। नहीं तो 400 पॉइंट की तेजी हमें पिछले 3 महीने में देखने मिली है। इसी की वजह से हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। 2500-2520 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां पे कॉटन एंड सीड को फिर से खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया दीपेन जी आपका, रविंद्र जी आपका, बिटूपन आपका, आप लोगों ने वक्त दिया। चलिए मुनाफे की मंडी में